अंकल इब्रार हमारे पड़ोस में रहते थे। इनका एक ही बेटा था जो इन्हें अपनी तीनों बेटियों से ज्यादा प्यारा था। वो अच्छे ओहदे पर काम कर रहे थे, मगर तनख्वाह बस इतनी थी कि सब्र शुक्र से गुजर बसर हो रही थी। ये ऐसा महकमा था कि जहाँ रिश्वत का कोई काम न था। 4 बच्चों के अखराजात और दीगर ज़रूरियात पूरी कर लेने के बाद महीने के आखिरी चंद दिन कुछ तंगी तुर्शी में ज़रूर गुजरते थे, लेकिन इस कमी को अंकल ओवर टाइम करके पूरा कर लिया करते थे। वो बहुत दयानतदार और अपनी औलाद का ख्याल रखने वाले थे। इन हालात में भी उन्होंने अपने बच्चों की खुशियों में कोई कमी न आने दी। खास तौर पर अपने बेटे जहांगीर की नाज बर्दारी में कोई कसर न उठा रखी थी। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि अबरार साहब की बच्चियों की शादियाँ हो गई और जहांगीर ने भी FSC में इतने अच्छे नंबर लिए कि इसे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। जिन दिनों वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, अंकल शाम को एक प्राइवेट दफ्तर में छुपकर काम करते थे, क्योंकि बेटे की पढ़ाई के लिए इनको रकम दरकार थी। इस शब रोज मेहनत से वो बीमार हो गए, लेकिन बच्चों को उन्होंने अपनी तकलीफ का एहसास भी ना होने दिया। जब जहांगीर ने इंजीनियरिंग पास कर ली तो वालिदैन खुशी से फूले नहीं समाते थे। इनको अपने ख्वाबों की तामीर पूरी होती हुई नजर आ रही थी। एक दोस्त के तवस्सुत से इनके साहबजादी को एक बड़े शहर की फर्म में एक बहुत अच्छी तनख्वाह पर मुलाजमत मिल गई। सभी ने इनको मुबारकबाद दी। इन्होंने समझा कि अब इनके बहुत अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन ये इनकी गलत फहमी थी। जहांगीर ने तनख्वाह मिलते ही वालिदैन की मुश्किलात को भुला दिया। वो अपनी तनख्वाह खुद रखता, जब मिलने आता उल्टा वालिदैन से रकम मांग लेता। ये बेचारे उधार करके भी इसे रकम दे दिया करते। फिर जब बहनों ने एहसास दिलाया तो वो वालिदैन को खर्चा देने लगा। पहले वो 1 माह में 2 बार घर आता, 1 दिन रहकर चला जाता। अब महीनों बाद आने लगा, जिस पर इसके वालिदैन बेहद फिक्रमंद रहने लगे। तब आखिरकार सब ने कहा कि इसकी शादी कर दे। अकेला परदेश में रहता है और तनख्वाह भी काफी है, कहीं गलत रास्ते पर ना लग जाए। जहांगीर काफी खूबसूरत नौजवान था। माँ को इसकी दुल्हन तलाश करने में दिन लग गए। वो चाहती थी कि जैसा बेटा हसीन है, दुल्हन भी वैसी ही हो। ऐसा आसान ना था। कई लड़कियां देखी, कहीं लड़की का रंग सांवला होता, कहीं कद की छोटी होती, तो कहीं लड़की पढ़ी लिखी ना होती। आखिर जहांगीर की चची ने इससे कहा, बेटा तू अब माँ की पसंद को रहने दे। इसने शहर खंगाल डाला है और 10 लड़की देख ली हैं। अगर इसी तरह नाज नखरे करती रही तो तुम उम्र भर कंवारे ही रह जाओगे और तुम्हारी माँ को कोई लड़की पसंद नहीं आएगी। दरअसल ये तुम्हारी शादी ही नहीं कराना चाहती। तो फिर आप ही मेरे लिए कोई लड़की देखिए, वरना मैं किसी शहरी लड़की को पसंद करके खुद ही शादी कर लूँगा, तो गिला मत करना। हाँ बेटे, यही तो मैं भी कहना चाहती हूँ कि माँ की पसंद को अब रहने दो और ये फराइज मुझको सौंप दो। मैं 1 हफ्ते में ही तेरे लिए चांद सी दुल्हन ढूंढ लूंगी जो पढ़ी लिखी खुशहाल घराने की कबूल सूरत हो। डर मत, मैं कोई अनपढ़ या बदशक्ल लड़की हरगिज नहीं लाऊंगी। ये भी तकब्बुर के अल्फाज थे। ताहम जहांगीर ने चची पर भरोसा कर लिया और माँ से कह दिया कि अब आपको मेरे लिए लड़की ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सहमत नहीं करें। चची मेरा रिश्ता कराएंगी। माँ अपना सा मुँह लेकर खामोश हो बैठी और चची ने रिश्ता तलाश करने की मुहिम सर करना शुरू कर दी। इन्होंने 15 दिनों में रिश्ता तलाश कर लिया। लड़की का नाम ज़ारा था और वो एक कॉलेज में लेक्चरर थी। जहांगीर के वालिदैन लड़की देखने लाहौर गए, जबकि वो मुल्तान के करीब एक शहर मुजफ्फरगढ़ में रहते थे। ज़ारा को देखा तो दम साध कर ही रह गए। वो न सिर्फ उम्र में ज्यादा थी, बल्कि सख्त मिजाज भी नजर आ रही थी। इन लोगों ने दूर से आए मेहमानों की कुछ ज्यादा आओभगत भी ना की। अंकल अबरार और इनकी बीवी बददिल हो गए। इनको ज़ारा एक आंख ना भाई। जहांगीर के दिल में वालिदैन की तरफ से गलतफहमी पैदा हो चुकी थी कि मेरे वालिदैन कमाई खाने की खातिर मेरी शादी नहीं कर रहे। जब माँ ने ज़ारा के ऐब गिनवाए तो इसने कहा, माँ तुम परी कहाँ से लाओगी? हर लड़की में आपको कोई ना कोई ऐब नजर आता है। आप मेरी शादी ही नहीं कराना चाहती। अब मैं शादी करूँगा तो चची के कहने से ही करूँगा, बस आप ये बात ख़त्म कर दे। वालिदैन ने लाख समझाया कि लड़की कबूले सूरत है, हमको एतराज़ नहीं, मगर वो उम्र में तुमसे कम से कम 6 बरस बड़ी है।
चलो इस बात को भी नजर अंदाज करते हैं, लेकिन इन लोगों में मेहमानदारी का शऊर नहीं, बात करने की तमीज नहीं। और लड़की ने तो ऐसे सख्त लहजे में बात की, लड़कियां ऐसी नहीं होती। मैं तुमको इसके ऐब नहीं गिनवा रही, बल्कि समझा रही हूँ। माँ, वो लेक्चरर है, पढ़ी लिखी है, अच्छा खासा कमा रही है, वो महकमा तालीम में है, तो इसको बातचीत की तमीज़ क्यों करना होगी। बस रहने दीजिए, मैं आप लोगों की नीयत को समझ गया हूँ। आपको खिदमत करने वाली नौकरानी जैसी लड़की चाहिए, मुझे भी जिद हो गई है। अब मैं शादी करूँगा तो ज़ारा से ही करूँगा, आप खुश हों या ना खुश, मुझे परवाह नहीं। गर्ज के जहांगीर ने इस रिश्ते को आखिरी समझ लिया। माँ के खुलूस पर तो शक किया, लेकिन चची की नीयत को ना समझा। बेशक आंटी से भी गफलत हुई कि खूब से खूब तर की तलाश में कुछ ज्यादा ही वक्त गंवा दिया। जब जहांगीर ज़ारा से शादी पर इस कदर बज़िद हुआ कि माँ बाप से झगड़ने लगा, तो उन्होंने अपने लाडले बेटे के रूबरू हथियार डाल दिए और शादी की इजाज़त दे दी। लड़की की माँ तो बहुत खुश थी कि इनकी लॉटरी निकल आई थी। इतना खूबसूरत और छोटी उम्र का दामाद मिल रहा था, वो भी एक मशहूर कंपनी में इंजीनियर था, खूब भारी तनख्वाह ले रहा था। ज़ारा 2 बहनें थीं और इनके 3 भाई थे। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, अब ये इनकी आखिरी लड़की थी। वो ज्यादा अमीर ना थे, मगर अमीरों में रिश्ता करने का बहुत अरमान रखते थे। अंकल अबरार ने उम्र भर की फायदशारी से जिंदगी बसर की थी, मगर अपनी जायदाद की खरीदो फरोख्त ना की कि बच्चों के काम आएगी, बेच दी तो फिर ये मकान नहीं बना सकेंगे। इनके 4 बच्चे थे और 4 ही मकान इनके वालिद की तरफ से इनको मिले थे। इनका थोड़ा थोड़ा किराया वो लेते थे और अपने ज़रूरतमंद रिश्तेदारों को किराए पर बिठा रखा था कि वो कम से कम कब्जा तो नहीं करेंगे। बहरहाल अंकल और आंटी बेटे की खुशी की खातिर बहू को खुश खुश ब्याह कर ले आए। इन्होंने कोई जहेज दिया और ना ही इनसे कोई मुतालबा किया। ज़ारा ने आते ही ससुराल में हर किसी को नीची नज़र से देखना शुरू कर दिया। बेशक हर लेक्चरर लड़की ऐसी नहीं होती, लेकिन वो लेक्चरर क्या थी, गोया सारी दुनिया इसकी शागिर्द थी। सास ससुर भी सब इसके शागिर्द थे। वो बड़ों और बुजुर्गों के साथ भी बदतमीजी से बात करती थी। वो अपनी तनख्वाह में से 1 पैसा भी किसी को ना देती थी, बल्कि खावंद की तनख्वाह भी अपनी मुट्ठी में रखती थी। ससुराल वालों को अशद ज़रूरत पर भी बहुत थोड़े से पैसे नाको चरे चबा कर देती थी, वो भी इनके बेटे की तनख्वाह से। जहांगीर ने एक रोज अपनी माँ और बहन को खूब बुरा भला कहा कि अगर मेरे घर आना है तो अपने इस्तेमाल की चीजें साथ लाया करो, मेरी बीवी की चीजों को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। और बीवी को कहा कि अब मेरी बहन या वालिदैन आए तो तुम अपनी चीजों को ताले में बंद कर दिया करो। ज़ारा ऐसे ही करती, वो बर्तनों तक को ताले में बंद कर देती। माँ बेचारी का दिल बहुत ही दुखा, भला वो बेटे के घर पानी का गिलास भी ना उठा पाए तो ऐसे घर जाने की क्या जरूरत थी। इस सलूक से दिल बर्दाश्ता होकर आंटी और अंकल ने बेटे के घर जाने से तौबा कर ली। ज़ारा का मिजाज कुछ इस किस्म का था कि अपने मैके में भी इसका रोब चलता था। इसने भाई से कहकर अपने मियाँ का तबादला मुल्तान की ब्रांच में करवा दिया। एक दिन जहांगीर ने कहा कि मुझे वो औरतें पसंद नहीं जो अपने बाल कटवा लेती हैं, औरत को चाहिए कि वो बुर्का पहने। इसने ये इसलिए कहा कि वो ज़ारा को फैशन के बगैर देखना चाहता था। ज़ारा ने इसके बाद बाल नहीं कटवाए और बुर्का भी ले लिया, लेकिन इसने शोहर की शादीशुदा बहनों से भी इनके घर जाकर कहा कि तुम लोग आइंदा बाल नहीं बनवाओगी और बुर्का लोगी। जब इनके शोहरों ने आकर अंकल अबरार और इनकी बेगम से शिकवा किया कि अपने बेटे से कहो अपनी हिदायत वो अपनी बीवी तक रखें और हमको हमारे अंदाज से रहने दे। आंटी ने दामादों से कहा कि वो बस कहने को हमारी बहू है, वो ना हमको सास ससुर का दर्जा देती है और ना हमसे राब्ता रखती है और अपनी नंदों से राब्ता नहीं रखना चाहती, लिहाजा आप लोग जहांगीर की बात का बुरा ना माने। ज़ारा ने इस बात पर सास ससुर से ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया और जहांगीर जो हफ्ते में 1 दिन माँ बाप के पास आ जाता था, इससे कहा कि हमें बड़े शहर चलकर रहना चाहिए ताकि हमारे बच्चे बड़े हों तो इनको अच्छी तालीम के मौके मिले। इसने शोहर को इतना मजबूर किया कि इसने लाहौर में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली और वालिदैन की तरफ आना जाना तर्क कर दिया। ज़ारा के भाई ने एक बार कोशिश की
اور جہانگیر کا تبادلہ دوبارہ اسی کمپنی میں کروا دیا جہاں وہ لاہور میں پہلے کام کرتا تھا۔ زارا نے اپنا گھر کرائے پر اٹھایا اور خود شوہر کے ساتھ ماں کے گھر رہائش پذیر ہو گئی۔ بہانہ یہ کیا کہ ادھر سے اس کا پرانا کالج جہاں وہ پہلے پڑھا رہی تھی نزدیک ہے، وہ پھر سے اسی کالج میں پڑھانے لگی۔ زارا کی ماں خوش تھی کہ اس کی بیٹی اور داماد اس کے پاس تھے اور وہ ان کا خرچہ اٹھا رہے تھے۔ ادھر انکل ابرار اداس اور اس کی بیوی بیٹے کو یاد کر کے روتی تھیں جس نے ان کو تقریباً بھلا دیا تھا۔ جب بیوی ماں کے گھر آ کر شیر ہو گئی اور سالوں نے بھی جہانگیر کو دبانا شروع کر دیا تو اسے اپنی سبکی محسوس ہونے لگی اور احساس ہوا کہ اس نے یہاں آ کر غلطی کی ہے۔ وہ والدین کے پاس چھوٹے شہر میں ٹھیک تھا، وہاں بھی اس کی کمپنی کی برانچ تھی اور تنخواہ بھی مل رہی تھی، مگر وہاں کام کا دباؤ کم تھا اور والدین کی کبھی تو خیر خبر لے لیا کرتا تھا۔ اب زارا اپنے میاں کا ذرا سا بھی خیال نہیں رکھتی تھی، ساری تنخواہ یہ کہہ کر لے لیتی کہ ہم بڑی سی کوٹھی بنوائیں گے اور تھوڑی سی رقم اس کو اس کے ذاتی خرچے کے لیے دے دیتی تاکہ وہ اپنے والدین کو کچھ نہ بھجوا سکے۔ لہٰذا جہانگیر نے اس عرصے میں اپنے والدین کو کچھ بھی نہ بھیجا۔ ایک بار وہ گھر آیا تو باپ نے کہا، بیٹا میں بیمار رہتا ہوں اور جائیداد کا فیصلہ اپنی زندگی میں کرنا چاہتا ہوں۔ جہانگیر نے کہا، ٹھیک ہے آپ ایسا ہی کر لیں۔ زارا نے فون کیا کہ اتنے دن وہاں کیوں رک گئے، کیا نوکری کی فکر نہیں ہے؟ جہانگیر نے بتایا اس نے کچھ دن مزید چھٹی لے لی ہے کہ والد صاحب جائیداد میں سے اس کا حصہ اسے دے رہے ہیں۔ زارا فوراً سسرال پہنچی اور شوہر سے کہا کہ تمہاری بہنوں کو تم سے آدھا حصہ ملے گا، لیکن تم اکلوتے ہو اور ان کی شادیاں امیر گھرانوں میں ہو چکی ہیں، ان کو اس تھوڑی سی جائیداد کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے والد سے کہو کہ وہ تمام جائیداد تم بھی کو دے دے۔ جہانگیر نے باپ سے اصرار کیا کہ آپ جس مکان میں رہتے ہیں وہ اپنے نام رہنے دیں اور باقی تینوں مکانات مجھے دے دیں۔ باپ نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو وہ ناراض ہو کر جانے لگا۔ باپ نے سوچا کہ بیٹیوں کو بلا کر ان سے پوچھ لوں، وہ اس بات پر راضی ہو سکتی ہیں، میرا بیٹا اکلوتا ہے، کبھی نہ کبھی بڑھاپے کی مجبوری کو دیکھ کر آخر ہماری خبر گیری کو آ ہی جائے گا۔ اس نے شادی شدہ بیٹیوں اور دامادوں کو بلوا کر مسئلہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ داماد خوشحال اور شریف خاندان سے تھے۔ ان بھلے آدمیوں نے کہا، انکل آپ حیات ہیں اور اپنی زندگی میں جو فیصلہ آپ کو مناسب لگے کر لے، ہمیں آپ کے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بہنوں نے بھی کہا کہ ہمارا اکلوتا بھائی ہے، ہمیں جائیداد سے کچھ نہیں چاہیے، بے شک آپ اپنے بیٹے کو راضی کر لیں تاکہ یہ آپ سے روٹ کر نہ جائے۔ انکل نے وہ گھر جس پہ رہائش پذیر تھے اپنے پاس رہنے دیا کہ وہ والدین کے بعد تینوں بیٹیوں کو ملے گا اور باقی مکانات جہانگیر کو دے دیے۔ وہ جائیداد لکھوا کر خوشی خوشی بیوی کے ساتھ واپس لاہور چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے والدین کی کوئی خبر نہیں لی اور نہ ہی روپیہ پیسہ اور کوئی خط بھیجا۔ وہ اب سسرال میں ایک بے بس انسان کی طرح رہ رہا تھا۔ اس دوران ان کے ہاں 2 بچیاں ہو چکی تھیں۔ بیوی کالج پڑھانے جاتی تھی اور ساس ان کے بچوں کو دیکھتی تھی، لہٰذا زارا کہتی کہ ہم کو بچیوں کی وجہ سے اب یہاں رہنا ہی ہے، ورنہ ان کو کون دیکھے گا۔ انہی دنوں انکل ابرار شدید بیمار ہو گئے، ان کو رقم کی ضرورت پڑی۔ ماں نے بیٹے کو فون کیا اور خط بھی لکھا کہ تمہارے والد بیمار ہے، کچھ رقم بھجوا دو تاکہ تمہارے والد کو علاج کے لیے لاہور لائیں۔ زارا نے خط کو پڑھ کر پھاڑ دیا اور شوہر کو نہ دکھایا۔ اس دوران بیٹیوں کو باپ کی بیماری کی خبر ہو گئی، وہ اپنے شوہروں کے ہمراہ آ گئیں اور باپ کو ہسپتال لے گئے۔ علاج کرایا مگر موت کا وقت مقرر ہے، سو وہ وفات پا گئے۔ انہوں نے بھائی کو باپ کی فوتگی کی اطلاع کرائی مگر سالوں نے جہانگیر کو بر وقت مطلع نہ کیا اور وہ باپ کا آخری دیدار بھی نہ کر سکا۔ بعد میں آ کر رویا تو پھر کیا کہ جو ہستی اس کی دید کو ترستی ہوئی قبر میں چلی گئی وہ اب واپس نہیں آ سکتی تھی۔ ماں اب اکیلی اور بے سہارا رہ گئی۔ بیٹیاں شادی شدہ تھیں، وہ اپنے گھر چلی گئیں۔ انہوں نے ماں کو ساتھ لے جانا چاہا مگر آنٹی نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ ان کو بیٹے کے ملنے کی آس تھی۔ بیٹا آیا، ماں کو لے جانا چاہتا تھا مگر زارا نے کہہ دیا کہ ان کو وہیں رہنے دو، خرچہ بھجوا دیا کرو، لاہور لانے کی ضرورت نہیں، ورنہ میں طلاق لے لوں گی اور تمہاری بچیاں بھی تم کو نہیں دوں گی، تم ان کو دیکھنے کے لیے ترس جاؤ گے۔ آنٹی نے جہانگیر کو سمجھایا،
बेटा, मेरे तो जाने जिंदगी के दिन अब कितने रह गए हैं, मगर तुमने सारी जिंदगी गुजारनी है। तुम्हारी बच्चियों को तुम्हारी जरूरत है। तुम बीवी के पास ही रहो, मुझसे मिलने आते रहना। मैं अपने घर में ही ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। इस तरह इन्होंने बेटे को लाहौर भेज दिया और खुद अकेली रहने लगी। 2-4 बार जहांगीर माँ के पास आया, बाद में इसने आना बंद कर दिया, जबकि माँ बेचारी तमाम दिन दरवाजे की सिमत देखती रहती, शायद इसका बेटा आ जाए। बेटे की मोहब्बत से मजबूर होकर आंटी एक बार लाहौर भी गईं, लेकिन बहू ने ऐसा सलूक किया कि दूसरे दिन ही लौटते बनी। माँ बिल आखिर इंतजार करते करते अल्लाह को प्यारी हो गई। ना वो अपनी जिंदा आंखों से बेटे को देख सकी और ना बेटे ने माँ का आखिरी दीदार किया। दामादों ने आंटी को कब्र में उतारा और बेटियों ने माँ को आखिरी सांसों तक संभाला। पड़ोसी होने के नाते हम भी आंटी को अलविदा कहने गए थे। सभी की आंखों में आंसू थे और लोग कह रहे थे कि बेटी हो या बेटा, खुदा औलाद दे तो नेक दे, वरना बे औलाद ही भले।